तो स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लास 10th के जो इंग्लिश ग्रामर है जिसका चैप्टर फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। मतलब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पूरी डिटेल देंगे और लास्ट में जो है जितना इस वीडियो में समझाया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यदि आप इतना कर लेते हो तो ये मान के चलो आपको आज के बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप हमारा यहाँ पर जो हेडिंग है वो क्या लगाया गया है, इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर। क्या हम हेडिंग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, चैप्टर फर्स्ट का नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको बताएं उससे पहले सेंटेंस पढ़ना होगा और सेंटेंस को जानने से पहले आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, अक्षर या वर्ण, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेटर। तो हम सबसे पहले आप सभी को बताने जा रहे हैं अक्षर या वर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लेटर। तो लेटर क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ में हमने एक डेफिनेशन लिखा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। चलो ये बात तो सही है कि हमने आपको यहाँ पर जो है लेटर या वर्ण की जो है डेफिनेशन बता दिया, मतलब क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है राम। राम जो आपका यहाँ एग्जाम्पल है, इस राम को अगर हम उच्चारित करेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पर जो है पहले किसका उच्चारण आएगा, आर का आएगा, फिर किसका उच्चारण आएगा, ए का आएगा, फिर किसका आएगा, यम का आएगा। यानी ये राम जो है आर ए यम में टूट रहा है। अब राम का इससे छोटा कोई यूनिट, इससे छोटा कोई इकाई नहीं हो सकता। तो राम इससे छोटा कोई इकाई नहीं हो सकता। तो ये जो टूट रहे हैं आर ए ये यम, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अक्षर। यानी कोई शब्द है उसमें सबसे छोटी इकाई, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर। जैसे अब कैट में जो है आपके क्या क्या अक्षर निकल कर आएंगे, सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षर, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। परिभाषा एक बार आपको और बताते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर। अब देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें कितने भाग में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके कितने अक्षर हैं, 26, जिन्हें कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो है आपका स्वर है, दूसरा जो है आपका व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में वावेल्स कहते हैं, व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कितने स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये आपके स्वर हैं। उसके अलावा जो भी बचता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आपके जो हैं क्या हैं, व्यंजन। पूरा इसको मिला दोगे अंग्रेजी वर्णमाला बनेगा और इसमें से ये आपके वावेल और ये आपके क्या होंगे, कॉन्सोनेंट, जो कि आप छोटी कक्षाओं में पहले से पढ़ रखे हो, कोई बात नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। शब्द, अब हमारे पास यहाँ पर अगली हेडिंग आ रही है शब्द, जिसे वर्ड बोलते हैं। तो अक्षरों का वह सार्थक समूह जिससे स्पष्ट अर्थ प्राप्त हो वर्ड कहलाता है। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, पहले इन एग्जाम्पलों को अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लिखें ए टी सी, तो ए टी सी तो जो है आपके अक्षरों का समूह है, 3 अक्षर यहाँ पर मिले हैं, इसका मतलब अक्षरों का समूह है। लेकिन ए टी सी से कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है, कोई सार्थक अर्थ हम यहाँ पर नहीं प्राप्त कर पा रहे, स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि इसको हम, इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर इसको हम सार्थक रूप में मतलब कि जोड़े CAT, तो तुरंत आप बोलोगे कैट, और कैट माने क्या होता है, बिल्ली। इसके बाद हमारे पास जैसे टेबल के अक्षर हैं, तो आप टी ले लीजिए, ई ले लीजिए, यल ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है ए ले लीजिए, ठीक, उसके बाद आप बी ले लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए इसको हमने लिया इस क्रम में, तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब आप TABLE लिखेंगे तो टेबल हो जाएगा। यानी अक्षरों का समूह रहे लेकिन उसका कोई अर्थ, सार्थक समूह रहे और उसका अर्थ स्पष्ट होता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप नोट्स भी बनाते चलिए। बिना नोट्स बनाए पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता, मैं बार बार आप सभी को बता दे रहा हूँ।
नोट्स बनाना आपका जो है, नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो उसका आनंद अलग होगा। अब देखिए हमारे पास अगला हेडिंग आया वाक्य, जो कि आपके इस चैप्टर की प्रमुख हेडिंग है, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, समझते हैं। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। पहले डेफिनेशन फिर से सुनेंगे। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, विच में कंप्लीट सेंस मतलब जिसका पूर्ण भाव अर्थ, मतलब जो पूर्ण भाव अर्थ प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे जो है वाक्य कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इससे हम क्लियर कैसे करें इस चीज़ को। तो जैसे यहाँ लिखा है कि राम इज राइटिंग लेटर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ लेटर, राइटिंग, लेटर आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग, लेटर राइटिंग, यहाँ पर राम इज। तो यहाँ पर देखो ये शब्द है, ये वर्ड है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। तो शब्द का समूह तो हमने बनाया, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। तो शब्द का समूह बने, उससे कोई अर्थ स्पष्ट हो, उससे कोई भाव मिले, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, वो आपका सेंटेंस बोला जाएगा, वो आपका वाक्य बोला जाएगा। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, मतलब राम पत्र लिख रहा है, हमको यहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहा है। रोहित इज माई फ्रेंड, यहाँ पर जो है रोहित मेरा दोस्त है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ भाव मिल रहा है। दे आर डांसिंग, मतलब वे नाच रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। शट द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। तो यहाँ जितने भी शब्दों के समूह हैं, इन सबसे एक भाव स्पष्ट हो रहा है। इन सबसे एक भाव स्पष्ट होने का मतलब यहाँ पर ये सभी क्या है, सेंटेंस है। तो इन्हीं को सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन और इसके उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के जो हैं भेद या वाक्य के जो है भाग। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को कर्ता, प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट को कर्ता, प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता, इसकी परिभाषा है वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग्स अ सॉन्ग, इसका मतलब राम गाना गाता है। तो मैं पूछूंगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सब्जेक्ट है, राम। दूसरा, राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश बोलती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राधा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में राधा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः यहाँ राम और राधा क्या है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब प्रेडिकेट क्या है, विधेय, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी आप कुछ कहेंगे वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम इसी में बात करें, राम सिंग्स अ सॉन्ग, हम बात राम के बारे में कर रहे हैं। तो अब राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वह गाना गाता है, मतलब वो जो है राम सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गाना गाता है। तो जो गाना गाता है, सिंग्स अ सॉन्ग, ये इस मतलब कि वाक्य का प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरे में हम किसकी बात कर रहे थे, राधा की बात कर रहे थे। तो राधा के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है। तो स्पीक्स इंग्लिश क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक आपको इसकी भी डेफिनेशन समझ में आई। अभी मैं आपको जो है पूरा स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका दूंगा, तो आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, राधा स्पीक्स इंग्लिश। प्रथम वाक्य में सिंग अ सॉन्ग तथा दूसरे वाक्य में स्पीक्स इंग्लिश क्या है, आपका प्रेडिकेट अर्थात विधेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पार्ट्स ऑफ जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले दो भाग में बांटेंगे, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। व्हाट इज क्वालिफायर, सब्जेक्ट की विशेषता, हेड वर्ड जो सब्जेक्ट में मेन वर्ड होता है, मेन शब्द होता है, उसकी जो विशेषता बताता है, उससे हम क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। क्वालिफायर में डिटरमाइनर होता है, निश्चित करने वाला, एग्जेक्टिव गुण और दोष बताने वाला, और एग्जेक्टिव फ्रेज भी होते हैं। तो ये हमारे पास 3 ठो जो है क्वालिफायर में पार्ट बनेंगे, और इन सबको एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो फिर से दिमाग में आप बैठाइए कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, 2।
पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव फ्रेज। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रमेश इज़ अ गुड, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है रमेश इज़ अ गुड बॉय लिखना चाहिए था, इसने हमने केवल गुड तक लिखा, तो गुड बॉय लिख दीजिए, गुड कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ गुड के बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो रमेश इज़ अ गुड बॉय मान लीजिए। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रमेश। तो अगर हम रमेश के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, रमेश। तो अब बताइए रमेश जो है वो एक ही वर्ड है, तो अगर एक ही शब्द मतलब कि सब्जेक्ट में एक ही शब्द आया है तो 2 तो हम लिख नहीं सकते। अब एक शब्द आएगा तो क्या होगा, क्वालिफायर की मेन वर्ड। अरे भैया जब एक आएगा तो मेन होगा ना, तो ये हेड वर्ड या मेन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो रमेश सब्जेक्ट, अगर एक वर्ड का अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है। दैट बॉय इज माई फ्रेंड, मतलब वह लड़का मेरा दोस्त है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वह लड़का है। अब वह लड़का में कौन मेन है, लड़का मेन है कि वह मेन है, लड़का मेन है, तो लड़का हेड वर्ड हो जाएगा। और लड़का कौन है, ये मतलब लड़का किस बात से निश्चित हो रहा है, दैट से, कि वही लड़का है। तो ये ध्यान दीजिए, जब लड़का यहाँ से मतलब कि निश्चित हो रहा है तो यहाँ पर जो क्वालिफायर है वो दैट हो जाएगा। 2 वर्ड अगर रहेगा तो ये आपका हेड वर्ड और ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा। 3 वर्ड का अगर सब्जेक्ट आ गया, जैसे दैट ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग, सॉरी दैट नहीं, द ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग, मतलब बूढ़ा आदमी सो रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसमें कौन सो रहा था, बूढ़ा आदमी की बात आएगी, यानी सब्जेक्ट में द ओल्ड मैन आएगा। तो मैन यहाँ पर हेड वर्ड है, ओल्ड उसकी विशेषता बता रहा है, एग्जेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर डिटरमाइनर जो है आपका द हो जाएगा। मैंने पहले बताया था अगर 3 वर्ड में आएगा तो देखो पहला तो एक मेन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो है ये डिटरमाइनर और एग्जेक्टिव हो जाएगा, इस तरह से। 2 वर्ड में आएगा तो क्वालिफायर और मेन वर्ड हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आगे अब बढ़ते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपका जो है पूरा क्लियर भी हो जाए। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स हम समझ आ दिए हैं, उसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं, सॉरी उसके 2 भाग थे, इसके 3 भाग, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऑब्जेक्ट की बात करें तो 2 प्रकार का होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम इस बात को क्लियर करना चाहेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल में है राम इज़ अ स्टूडेंट, तो राम सब्जेक्ट हो गया क्योंकि अब आप पहचानना सीख गए हैं। इज जो है ये आपका वर्ब होगा, अ स्टूडेंट जो है आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की प्रेडिकेट की बात करें तो ये इज अ स्टूडेंट ये पूरा प्रेडिकेट है, जिसमें इज जो है वो आपका वर्ब है और अ स्टूडेंट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिए। और कॉम्प्लीमेंट में मैंने यस लिखा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। राम इज ए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट कौन है, राम है। तो जब आप ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाएगी तो जो स्टूडेंट मतलब सॉरी जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो फिर से समझिए, ये आपका प्रेडिकेट था, इज इसमें वर्ब हो गया और इतना कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट में जो स्टूडेंट की बात हो रही है वो राम के बारे में हो रही है, तो इसलिए आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दे मेड मी आ कैप्टन, मतलब वे हमें जो है उन्होंने हमने को कैप्टन बनाया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसको हटा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है, जिसमें मेड जो है बनाया वो आपका जो है वर्ब हो जाएगा। किसको बनाया, जब आप देखिए वर्ब में किसको या इस तरह के प्रश्न लगाकर जो उत्तर लाते हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे बनाया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बनाया, कैप्टन, तो कैप्टन बनाया ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया इसलिए इस कॉम्प्लीमेंट का नाम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट का नाम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो जो है कॉम्प्लीमेंट का नाम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिए। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ध्यान से समझिएगा। इस एग्जाम्पल में हमारा क्या लिखा है, ही गिव मी अ बुक, ही गिव मी अ बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो जाएगा आपका, अ बुक जो है आपका, और ये मी। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की बात करना है, तो उसने मुझे दिया।
अब मुझे कुछ कर नहीं रहा, मुझे कुछ बना नहीं रहा, मेरे बारे में कुछ बोल नहीं रहा, उसने मुझे दिया। तो आप पूछो अब मुझे दिया मतलब कर्ता आदमी अगर किसी अन्य चीज़ को मतलब कि वो दे रहा है, उसको कुछ मतलब कि बता रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पर उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया? कैप्टन। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसने मुझे दिया, क्या दिया? तो जाहिर सी बात है बुक दिया। तो ये जो बुक है निर्जीव वाला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और ये सजीव वाला इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पूरी जानकारी हो गई। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे आपको। ठीक, यहाँ पर देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग में आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, और प्रेडिकेट क्या है? सिंग्स अ सॉन्ग। आपको पता होना चाहिए। माई मदर इज रीडिंग में द रामायण में आपका जो है सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, और प्रेडिकेट इज रीडिंग द रामायण। माई सिस्टर लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, मतलब मेरी सिस्टर को नॉवेल पढ़ना पसंद है। तो किसको पसंद? मेरी सिस्टर को। मेरा सिस्टर जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बाकी बचा हुआ चीज़ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, और प्रेडिकेट जो है आस्क मी अ क्वेश्चन। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान करना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ जो है आईएनजी लगता है, तो ये मान के चलिए जो सब्जेक्ट होता है वो जीरेंड के रूप में होता है। जीरेंड वगैरह हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये आपका जो है स्मोकिंग जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ चीज़ प्रेडिकेट हो जाएगा। द रेड फ्लावर आर रेडी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका द रेड फ्लावर हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ प्रेडिकेट वो हो जाएगा। माई फादर वेंट टू ऑफिस, मेरे पिताजी जो है ऑफिस गए, तो माई फादर जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, वेंट टू ऑफिस जो है यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इतना पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, टू सॉल्व जो है दिस क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज इम्पॉसिबल जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। लिखते समय इसमें थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप समझ लीजिएगा। टू टेल अ लाई इज अ सिन, मतलब झूठ बोलना पाप है। तो टू टेल अ लाई जो है ये आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। इज अ सिन जो है आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, मतलब द कैट यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट जंप अपॉन द रैट हो जाएगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा। दोज डार्क्स आर बार्किंग, तो दोज डार्क जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है। देखिए आर इज एम वाज के बाद जो होगा वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। दैट बॉय वाज जो है यहाँ पर जो है लाफिंग होगा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये आपका यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ये 2-3 प्रश्न और हैं, आप इसको देख लीजिए। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट जरूर बनाइएगा ताकि आप क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।